नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति गहमागहमी के बीच ईडी भी सक्रिय हो गया है और लालू परिवार पे ईडी पूरी तरह अपनी जाल बिछा तो रखा ही है, साथ साथ तेजस्वी यादव पर एक नए गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पर बिहार में कई नेता जो हैं टिकट लेने में सफल हो गए हैं, तो कई की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। इन सारी चीजों पे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। राकेश जी, क्या खबर है, कहाँ से शुरू किया जाए आज? धन्यवाद आपको। और जी। शुरुआत तो आज करने के लिए कई खबर है बिल्कुल। और खबर ऐसी है कि लोग सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव, पहली खबर की यदि बात करते हैं तो जी। तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लालू यादव के पुत्र भी हैं, उन पर एक और आरोप लगा है। और ये आरोप है इनकम घोटाले का आरोप। जनता दल यूनाइटेड ने उन पर सीधा सीधा प्रहार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव, जिनकी आमदनी 89.75 लाख रुपए है, वो लोगों को 4.10 करोड़ रुपए ऋण कहाँ से दे दी। मतलब इसका ये हुआ कि जदयू का कहना है कि तेजस्वी यादव का आय कम है, 89,75,000 के आसपास है और वो जो ऋण दिए हैं लोगों को, वो 4.10 करोड़ के आसपास ऋण दे दिए हैं। तो आखिर ये घोटाला कैसे हुआ, कहाँ से उनके पास पैसे आए? और इसी पर जो जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है तेजस्वी यादव पर कि जब तेजस्वी बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र थे तब उनकी आमदनी अधिक थी, लेकिन जब खुद उप मुख्यमंत्री बन गए तब उनकी आमदनी घट गई। और 2015 के चुनावी हलफनामे में बताया गया था कि उनकी वार्षिक आमदनी 5,08,019 रुपये है। और जबकि इसी साल उन्होंने लोगों को 1,13,00,000 रुपए का ऋण दिया, मगर 2020 में उनकी वार्षिक आय 2018-19 से घटकर 1,41,000 रुपये हो गई। यानी कि 11,000 रुपये के आसपास उनकी वार्षिक आय कम हो गई। जबकि तब एक विधायक का बेसिक वेतन जो है वो 40,000 रुपये था, यानी कि 4,80,000 रुपये। तो जदयू नेताओं ने सवाल पूछा है कि हर महीने 11,812 रुपये कमाने वाले व्यक्ति चार्टर्ड प्लेन पर जन्मदिन कैसे मनाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से इनकम टैक्स घोटाला हो रहा है, यही आरोप लगाया है जनता दल यूनाइटेड ने। और ये आरोप अब चुनाव है, तो ये आरोप अब चुनाव के दरमियान तो लगता ही है। तो ये जबरदस्त आरोप है और अब देखना है कि इस पर तेजस्वी यादव का क्या ये सफाई आता है, वो क्या बताते हैं। दूसरा देखिए, अमित कात्याल जो लालू यादव के करीबी हैं और लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं, उनकी संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। लगभग 56 लाख की प्रॉपर्टी उनकी जब्त हुई है। तो अब लालू यादव के करीबियों पर भी शिकंजा कस रहा है, तेजस्वी यादव पर नए आरोप लगाए जा रहे हैं। लालू यादव खुद आरोपी हैं, ईडी उन पर खुद शिकंजा कसे हुए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो लालू परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ रही हैं, और जब जब चुनाव आता है तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इसको आरोप आरजेडी लगाती है ये इस बात की कि जब जब चुनाव आता है तो लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, बढ़ाया जाता है। आरोप लगता है कि वैसे इनका कोई दोष नहीं है। ये आरजेडी कहती है कि इनका कोई दोष नहीं है, इन्हें फंसाया जाता है और जब चुनाव आता है तो उसको बहाना बना कर इनको टारगेट किया जाता है, चुनाव में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन चाहे जो स्थिति हो, ईडी तो अपनी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल। और ईडी जब अपनी कार्रवाई कर रही है
तो अमित कात्याल का संपत्ति भी डिटैच हो रहा है और फिर तेजस्वी यादव पर जनता दल यूनाइटेड आरोप भी लगा रहा है। जी, अब इस बीच अब देखिए बिहार के कई नेताओं की सुरक्षा जो है बढ़ाई वो गई। बढ़ा दी गई है, कई को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। देखिए नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, ये मंत्री भी हैं। एमएलसी संजय सिंह को जो है उसकी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रदीप सिंह जो सांसद हैं अररिया के, जी, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इससे पहले लेसी सिंह, विवेक ठाकुर और देवेश चंद्र ठाकुर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, है ना। तो अब कहने का मतलब है नंद किशोर यादव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर इन नेताओं की बिहार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इस बीच अब आप देखिएगा तो एक और खबर ये है कि जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें कई नेता टिकट लेने के लिए अपनी अपनी पार्टियों से बेचैन थे और उसमें एआईएमआईएम के 2 नेताओं को सफलता मिली है। बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली हसन को टिकट दे दिया गया है, जबकि इमामगंज से कंचन पासवान को इसकी घोषणा की गई है कि वो उम्मीदवार होंगे। फिर आप देखेंगे तो रामगढ़ से जन सुराज ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इसको लेकर कई सस्पेंस था रामगढ़ को, किसे मिलेगा किसे नहीं। 5 लोगों की नाम बताई जा रही थी कि ये लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुशील कुशवाहा को टिकट दे दिया गया है जन सुराज का रामगढ़ से, और वो जमीनी कार्यकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी और 2019 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ा था। 80,000 के करीब में उन्होंने वोट भी प्राप्त किया था। जी, तो सुशील कुशवाहा के रामगढ़ में चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहाँ का चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। वैसे भी प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि रामगढ़ में आरजेडी जो है वो दूसरे स्थान पर भी नहीं जाएगी, तीसरे चौथे पर उसको जाना पड़ेगा। उसे जीतना तो दूर की बात है। ये मतलब चैलेंज जो है वो प्रशांत किशोर ने किया है कि रामगढ़ सीट पर आप जानते हैं जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह चुनावी मैदान में है। अजीत सिंह के भाई सुधाकर सिंह यहाँ से विधायक थे, वो अब बक्सर के सांसद बन चुके हैं। जब सुधाकर सिंह यहाँ से 20 का चुनाव जीते थे तब भी कड़े मुकाबले में ये सीट उन्होंने 500 से कम ही वोटों पर यहाँ हार जीत का अंतर था, और अशोक सिंह यहाँ से तब हार गए थे बीजेपी के प्रत्याशी। वो फिर इस बार बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। तो आप रामगढ़ का मामला आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन और कितना चुनौती वाला मामला है। तो ये पूरा मामला है बिहार की राजनीति में जो कई तरह की गहमा गहमी है, और इन गहमा गहमी के बीच ये सब बातें हो रही हैं, और बातें जब हो रही हैं तो नेताओं की भी बातें हो रही है, और बिहार में लालू यादव के जो करीबी हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी उपचुनाव जो कि 13 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतगणना होना है, उस समय तक मामला गहमा गहमी वाला रहेगा। बिहार चुनावी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी रहेगा। अब देखिए 25 तारीख तक नामांकन की तिथि है, प्रत्याशी अपना नामांकन शुरू कर चुके हैं, और जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है वहां जाकर देखिएगा तो पूरा माहौल गर्म है, चर्चाएं हो रही है। हालांकि 1 साल के लिए ही कार्यकाल होगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फिर 2025 में चुनाव है, लेकिन ये जो चुनाव है वो एक तरह से शक्ति परीक्षण है, एक माहौल का आकलन। प्रशांत किशोर को अपनी शक्ति लोगों को दिखानी है और अपने आप को तैयार भी करना है कि 2025 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। दूसरा, बीजेपी और नीतीश कुमार के पास ये चुनौती है कि वो आरजेडी और महागठबंधन से कितनी सीटें छीनते हैं और दिखाते हैं कि बिहार की राजनीति में दम तो उन्हीं के पास है। और तीसरा, महागठबंधन जो कि 3 सीटों पर उनका कब्जा है, देखा जाए तो उन 3 सीटों को बचाना भी है, और इमामगंज में जहां से जीतन राम मांझी एनडीए के
प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे, उनको हराना भी है ताकि वो अपना दमखम दिखा सके। तो चुनौती सबके लिए है और सबको कसौटी पर खरा उतरना है। अब जनता उन 4 क्षेत्रों का क्या करती है, इसका गुनागणित लगाने के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि समीकरण सब सेट है और समीकरणों के हिसाब से ही वहां लड़ाई अभी चल रही है। इस पर हम लोग जब एक अलग से वीडियो बनाएंगे सभी क्षेत्रों पर और उन लोगों को बताएंगे, अपने दर्शकों को, कि वहां समीकरण क्या क्या चल रहा है। जी, तो आज हमने कई मुद्दों पर राकेश जी से बात की और राकेश जी ने बड़ी बेबाकी के साथ सभी मुद्दों पे चर्चा किया। इसमें आज जो विशेष चर्चा है वो है तेजस्वी यादव के ऊपर एक नया आरोप लगाना। अब इस आरोप का खंडन तेजस्वी यादव किस तरह से करते हैं ये आने वाला समय बताएगा। तो हमें दीजिए इजाजत और आप एक इंतजार कीजिए नई चर्चा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।